राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज गुनाहों के देवता का 12वां भाग सुनते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुधा का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है और वह उदास हो गई है। तभी चंद्र आता है और वह चंद्र के साथ विनती को लेकर पम्मी के यहाँ घूमने जाती है और पम्मी से अंग्रेजी कविता सुनाने का आग्रह करती है, जिसे सुनकर और भी उदास हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। मगर अगले दिन ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। चंद्र देखने आता है तो अचानक से चंद्र पर झल्ला उठती है और चंद्र को दूर हटा देती है, मगर फिर थोड़ी देर बाद उसे मना भी लेती है। तभी डॉक्टर शुक्ला आ जाते हैं और शादी के बारे में चंद्र और बिनती से कुछ बातें करने लगते हैं। अब आगे चंद्र को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनों के एक दिन पहले से ही बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। हालांकि यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंद्र के बहुत से कागज़ बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंद्र के कपड़ों को छींटे से तर कर दिया था। उसके बदले में चंद्र ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़ी आ रही है हमारी सास। बैसाखी पूनों को सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवाने गए थे। चंद्र बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब और ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी, क्योंकि जाने कैसे कब उसके पास आ जाए और देख ले। बुआ जी उसे समझा गई थी। उसने गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। महाराज ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। कोई नहीं है तो आकर चुपके से खड़ी हो गई और चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर पीछे देखा तो सुधा बच्चों की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम? हाँ सुधी, तभी तो हम तुम्हें इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंद्र, आज एक बार रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुंध गया, आंखें छलछला गई और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिया। तभी गेट पर किसी कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और बेतकल्लुफ़ी से हाथ मिलाकर कुर्सी खींची और बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में शिकार में कहीं चोट लग गई है, इसलिए मैं आज ही जा रही हूँ। हमें ले चलिएगा? सुधा बोली। चलो कपूर, तुम भी चलो, बाद में लौट आना, पम्मी ने कहा। जब अगले साल हमारी मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा, चंदर ने कहा। अच्छा, मैं चलूँगी। सुधा और चंदर ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने सुधा के चेहरे को हाथ में लेकर पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती है। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना। आप दोनों चलते तो अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई और सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिनती ने सर पर पल्ला ढक लिया और चंद्र दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ में जो सज्जन थे वे गोरे से ठिगने से कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी,
क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया। ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार छात्र चंद्र कुमार कपूर और आप प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकर लाल मिश्र। अब तो नहाई लो शंकरी, फिर चाय ठंडाई जाई है, बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिनती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे स्वराज भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है। शायद उधर से ही चला भी जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से कहा, मुस्कुराते हुए कहा। यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और रुके नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले। बिनती ने लाकर थाली रखी। चंद्र ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वह हंसकर बोले, भाई, यह लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के है, ये तो किरिस्तान है। हमारा धर्म बिगाड़ी ही यहाँ आए के, बुआ जी बोली। बुआ जी ने ही यह लड़का बताया था और शादी तय कराई थी। दूर के रिश्ते से वह कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंद्र की ओर देखकर बोले, डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए, चंद्र ने तकल्लुफ़ करते हुए कहा। अजी, मैं ब्राह्मण, वह भी शुद्ध। मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक तुरंत खुल जाएगा। आओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो थाली रख कर गई थी? अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिनती, पहचानतो ना? पिछले साल तो मुन्नी के बिहाव में देखे होगो। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब, लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख भी लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क करने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वह उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए। दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर का जवाब सुने रोटी चंदर के आगे रख कर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ला करके शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग की लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तुम्हारी अभी कहाँ बहस हो गई? तुम ही क्यों नहीं बहुरिया ले आवत हो? बुआ जी बोली। शंकर बाबू कुछ बोले नहीं। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूँ, इन्हें जाने दो, आओ हम थोड़ी देर बातें करते हैं। उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा। डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी।
चंदर को तो कैलाश से ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और इसके होने में उसकी पत्नी मर गई। अभी विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अभी भी कैलाश का इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर में रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है। सुधा को राजनीति के क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंदर को बाहर बुलाया और कहा, दीदी पूछ रही है कितनी देर में जाएंगे। कह रही है अब चंदर को याद थोड़ी है कि सुधा भी इसी घर में है। इतनी देर से उन्हें बातें कर रहे हैं। चंद्र हंस दिया और कुछ नहीं बोला। बिनती बोली, यह लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है। इनकी विनती तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे। चंदर झेप गया। पाजी कहीं की बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया है बेशरम। पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा दी और भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ। यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिए। उन्होंने बहुत सुंदर मोतियों की माला निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी। यह बात आपको हमारी माननी पड़ेगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू। मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट ना होगा शंकर बाबू, बहुत मीठे स्वर में बोले। हम लोग रीति रस्म अपने मन से कर ले। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे। अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह के दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले। हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बात यह कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने भरोसा दिलाया कि सादा विवाह होगा, तभी वह राजी हुआ। इस बात को मान ले, फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहे करे। रहा कम समय का, तो आपको कोई खास इंतजाम नहीं करना है। और कुछ ज़रूरत हो तो मैं यहीं रुक जाऊं, आपका काम करवा दूं। शंकर बाबू हंस कर बोले। कुछ देर तक तो बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सज्जनता और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर लिया और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंद्र से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीतकर चले गए। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपका लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई। फिर चंदर, डॉक्टर शुक्ला और बुआ जी शादी की बातें करते रहे। ये तय हुआ कि अभी तो इनके अनुसार ही विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गांव जाकर अनाज, घी, बड़ियाँ, नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाए और 15 दिन के अंदर लौट आए। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगवानी ठीक 6 बजे शाम को ही हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह भी किया गया, चूँकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का
यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को ये काम दे दिया जाए। इसी बीच में विनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई। चंद्र ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है। चीनी बहुत कम छोड़ी है, चंदर बोला। बुआ और बिनती दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद चंदर अंदर गया तो देखा सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने किताब रखे क्या देख रही है और सामने में माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिनती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। सुधा ने किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? कुछ नहीं, इस पर उर्दू के अशआर लिखे हैं जो गेसु ने सुनाए थे। सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा और कहा, बिनती, कैलाश तो जैसा है वैसा है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, ये तो है। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिनती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा। चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें भूला बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने कहा और गहरी सांस लेते हुए बैठ गई। एक आंसू गालों पर फिसल आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो, फिर ये आंसू कैसे? और ये माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी। बताऊं? बिनती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने? रामचंद्र ने अपने एक भक्त हनुमान जी को मोती की माला दी तो वह दांत से तोड़कर उसे देख रहे थे। उसके अंदर राम नाम है कि नहीं, सो यह माला सामने रखकर देख रही थी। इसमें चंदर की झलक है या नहीं? चुप गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसु नहीं है। मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़ा उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश क्यों है, हरजर को आखिर होश है क्यों, ये कि तुम किसी के हो न सके, कि कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मौज भी हमारी हो न सकी, तूफ़ान भी हमारा हो न सका। वाह, ये पंक्ति बहुत अच्छी है, चंदर ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करती। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूँगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। गेसु ने कहा था कि जब किसी के कदम हट जाते हैं सर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था हमारे सिर किसके कदमों पर झुक चुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था, याद है? चंद्र ने कहा। विनती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंद्र किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंद्र बोला, लेकिन सुधा, इन बातों को सोचने से क्या फ़ायदा? कितनी पुरानी बातें मन में आ जाती है और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे नहीं मिल पाऊँगी। चंदर, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे? चंदर एक फीकी सी हंसी हंस कर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंद्र, चाहती तो यही थी, लेकिन ज़िंदगी तो ज़बरदस्ती सब कुछ
छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। और टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंद्र और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।